अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र दुनिया की जन्नत से यानी कनाडा से। जो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो खाली कनाडा से ही रेलिवेंट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए और अपनी आसानी के लिए अक्सर लोग ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाते हैं, यानी नानी दादी नाना दादा जो भी अवेलेबल हो, जो भी आ सकते हो, तो उनको लोग बुलाते हैं। और उनका ये काम होता है कि उनके बच्चों की गैर मौजूदगी में, यानी जब बेटा और बहू काम पर गए हुए हों या बेटी और दामाद काम पर गए हुए हों, ऐसे में उनके बच्चों का ख्याल रखना, घर के भी बहुत से काम होते हैं, उसमें हाथ बटाने की कोशिश करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। कहीं ना कहीं उनको खुद ही लगता है कि इसकी बजाय कि बस कुछ ना कर रहे हो, कोई हेल्प कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे बच्चों की हेल्प हो सके, उनके लिए कुछ रिलीफ हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि इमिग्रेंट्स को चाहिए कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल कैनेडा और एनी अदर वेस्टर्न सोसाइटी फॉर दैट मैटर प्रोवाइड्स, वो बहुत ही मुख्तलिफ होती है उस लाइफ स्टाइल से जिससे ये बुजुर्ग हिले हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सफिया आंटी की कहानी सुनाई, जो अपने बेटे के पास कनाडा आई हैं। वो सारा दिन गुमसुम बैठी रहती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं, हालांकि हर चीज उनको प्रोवाइडेड है, लेकिन वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। शी इज हैविंग सच अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू फिट इन इस फैमिली के साथ, जो हालांकि उनके अपने बेटे और बहू की है। लेकिन उनको बहुत एलियन महसूस होता है जब कोई भी बंदा उनको ना वक्त दे सकता है, ना उनके लिए इमोशनली सपोर्टिव हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने अपने लाइफ में इतना बिजी है। बेटा भी जॉब करता है, बहू भी जॉब करती है, और जो दो बच्चे हैं जिनमें उनकी बड़ी पोती है 14 साल निम्रा, और जो उनका 5 साल का पोता है, तो सबकी अपनी अपनी इतनी बिजी लाइफ चल रही है कि इनके पास कोई नहीं बैठता, इनके साथ बात कोई नहीं करता, और इनके साथ दुख कोई नहीं बांटता। बल्कि ये कहें कि किसी को ऐसा कोई दुख है ही नहीं कि बांटा जा सके, तो ये भी गलत नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम ये जो बुजुर्ग होते हैं, इनकी इमोशनल नीड होती है कि इनके साथ बैठा जाए, उनसे बात की जाए। तो सफिया आंटी ने अपना हाल अहवाल बयान किया है, मेरे ख्याल में जिससे बहुत से इमिग्रेंट फैमिलीज के जो बुजुर्ग हैं वो रिलेट कर सकेंगे। अगर आपने देखा नहीं है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं उसी सिलसिले को कंटिन्यू करता हूँ कि सफिया आंटी से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं बड़ी तनहा महसूस करती हूँ और मैं दिन गिन रही हूँ कि कब अपने छोटे बेटे के पास पाकिस्तान वापस जाऊंगी। इतने में उनकी जो नवासी है निम्रा, वो कराटे क्लास से वापस आई। शाम के 7 बज रहे थे, तो सफ़िया आंटी बैठी हुई थी सोफ़े के ऊपर। तो सफ़िया आंटी ने कहा, निम्रा मेरे पास आओ। तो निम्रा आई उनके पास। तो सफ़िया आंटी ने उसके गाल के ऊपर पप्पी की। तो निम्रा ने उसी वक्त अपने हाथ से अपने गाल को साफ किया। उसको ये भी परवाह नहीं थी कि दादी देख रही हैं, और सफ़िया आंटी ने ये बात नोट भी की। कहती है, मेरा दिल इतना किरची किरची हुआ कि इस बच्ची को मैंने प्यार किया और इसने उसी वक्त अपना गाल अपने हाथ से साफ किया, जैसे पता नहीं इसके गाल के ऊपर कोई जरासीम लग गए हो। क्या मुझे समझती है ये? सफ़िया आंटी ने उससे पूछा कि ये क्या किया है? तो निम्रा कहती है, Ew, Granny was so wet, I don't like it. तो सफ़िया आंटी कहती है कि उसने जब ऐसे किया तो मेरा दिल टूट गया। बंदा प्यार भी ना करे बच्चों को। सफ़िया आंटी कहती हैं कि हम तो जब छोटे होते थे तो खुद जाते थे अपनी नानी दादी के पास, जाकर उनसे प्यार लेते थे, उनकी दुआएं लेते थे, उनकी गोद में सर रखते थे। वो नमाज़ पढ़ रही होती थी, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए होते थे, तो हम उनकी गोद में जाकर बैठ जाते थे कि हमें भी बरकतें और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन आजकल की औलाद तो ऐसी है कि बंदा उनको गाल पे प्यार तक नहीं कर सकता। हाथ तो बस उनको लगाना पसंद ही नहीं ना, कि उनको कोई बड़ा हाथ लगाए। मैंने कहा, सफ़िया आंटी इसमें उसका इतना कसूर नहीं है, ये माहौल का असर होता है। दरअसल कनाडा में पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी कल्चर के मुकाबले में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर हर बंदा थोड़ा सा ये पसंद करता है कि स्पेस हो उसके और दूसरे के दरमियान। बस लोगों में रह रह के इस तरह का इंसान खुद भी हो जाता है। वो तो फिर बच्चे हैं छोटे, और दे आर नॉट यूज टू। उनके तो माँ बाप भी, आप खुद ही जानती हैं कि कैसे अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं।
तो वो भी कभी बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं हुए होंगे। तो आप जब पाकिस्तान से आकर अचानक से हो रही होंगी तो उन्होंने एक तरह से सबकॉन्शियसली, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दानिस्ता तौर पर ऐसा किया होगा, बस वो यूज्ड टू ही नहीं है इससे, तो इस वजह से उन लोगों ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखा। तो सफ़िया आंटी कहती हैं कि जैसे भी किया लेकिन मुझे बड़ी ड्राइनेस महसूस हुई और मेरा इन बच्चों से कोई कनेक्शन बनाने का अब दिल नहीं करता। इस छोटी सी लड़की ने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। कभी भी मैंने इसको प्यार करने की कोशिश की है ना तो हमेशा दूर दूर खिंची खिंची रहती है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। पर मुझे भी शौक नहीं है। फिर कोई कहता होगा दादी बिल्कुल ड्राई है, दादी प्यार नहीं करती। दादी का दिल भर गया हुआ है। और बिलाल बेटा सच्ची बात है, ऐसे मशीनी बच्चों पे उस तरह प्यार आता भी नहीं है। बस हर वक्त तो ये अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, ना कोई मासूमियत। ज़रा कोई बड़ा बात समझाए तो 10 जवाब तैयार होते हैं मुंह पे तड़ाक तड़ाक करके। मैंने कहा सफ़िया आंटी इन बच्चों का भी कसूर नहीं है, दरअसल ये ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ एक तो ख़ानदान के ज़्यादा लोग होते नहीं हैं और पूरा दिन इनको जिस तरह से रखा जाता है तो इनको अपनी मर्ज़ी करने दी जाती है, जिसकी वजह से इनको अपनी मर्ज़ी करने और अपना शौक़ पूरा करने की आदत पड़ी होती है। इसमें मेरे ख़्याल में तो सफ़िया आंटी ऑनेस्टली माँ बाप का भी कसूर है काफ़ी हद तक, के बच्चों के मुंह पे अभी ख्वाहिश आती नहीं कि उससे भी पहले पूरा करने की कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा, ज़ाहिर बात है दोनों जब माँ बाप पैसा कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो फिर सरप्लस पैसे होते हैं कि हर शौक़ बच्चों का पूरा करते हैं। वो हमारे बचपन की बातें थी कि किसी खिलौने के लिए रोते रहते थे, माँ बाप सोचते थे कि जो चीज़ मांग रहा है वो लेकर देने वाली है भी कि नहीं, और वो पाकिस्तानी कल्चर है। लेकिन यहाँ पर इतनी बहुतात होती है, इतनी एक्सेस होती है कि बच्चों को हर वक्त अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ में मशगूल रहने का शौक़ होता है और उनको ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती। तो सफ़िया आंटी कहती हैं बड़ी मुश्किल बच्चे हैं भाई। बहरहाल निम्रा ने जो मेरे साथ किया है उस दिन से मेरा ऐसा दिल टूटा है ना कि अब मैं इन बच्चों से दूर रहती हूँ। तो मैंने कहा कि अभी तो ईद पर तो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो कहती हैं कि क्या एंजॉय करना था, मैं तो देख देख के परेशान ही होती रही। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो सफ़िया आंटी ने कहा कि अभी ईद आई थी तो मेरी बहू ने सबका खाना किया, तो जितनी दोस्तें आईं उसकी सब अपने हाथ में एक एक डिश उठा कर लेके आईं। बहुत ज़्यादा खाना था, हर तरह की डिशेस थी। मेरी बहू चंदा ने काम करने के लिए एक मासी का इंतज़ाम किया हुआ था, वो आई है, उसने ही सब की प्लेटें साफ़ की हैं, उसने ही सब बर्तन धोए हैं और मासी $200 लेके गई है। अब दिल दुखता है, यही मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमा रहा है। तो चंदा से इतना भी नहीं हुआ कि जब मेहमान चले गए थे तो उसके बाद खुद बंदा धो लेता है ना, तो उसने एक मासी बुलाई हुई और वो मासी जो थी वो पैंट शर्ट पा के थे, वो तो मासी कहीं से लग ही नहीं रही थी। बाल डाई किए हुए, ब्लो ड्राई किए हुए। हालांकि मेरी बहू चंदा भी अच्छी शक्ल की है लेकिन वो उससे भी सोहनी लग रही थी। बल्कि बल्कि चंदा उसकी मासी लग रही थी। तो उस मासी ने 2-2.5 घंटे लगा के बर्तन धोए, इतना पानी ज़ाया किया उसने, खुला नलका खोला हुआ, और डिटर्जेंट भी सारा खर्च कर दिया और 2.5 घंटे लगा के उसने बर्तन धोए और $200 लेके गई। इस तरह की चीज़ें देख के ना दिल कुड़ता है। बंदा कहता है कितनी मेहनत से मेरे बेटे ने कमाए हैं और इसको ज़रा भी दर्द नहीं है, कैसे इसने पानी खुला खोला हुआ और फिर पानी का बिल आएगा वो मेरा बेटा देगा पैसे। खुला पानी खोला हुआ, मेरे पेट में वट पड़ रहे, बिल आएगा तो मेरा बेटा देगा पैसे। वो लिक्विड डिश सोप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही, तो मैंने चंदा को कहा देखो कितना ज़ाया कर रही है। चंदा ने मुझे कहा ओह या आई नो दैट्स फाइन नो प्रॉब्लम। चंदा ने मुझे किचन का कैबिनेट खोल के दिखाया, उसके अंदर 5 बोतलों का स्टॉक पड़ा हुआ। हर चीज़ खुली है ना, टेंशन ही कोई नहीं। हमारी तरह सोच समझ के थोड़ी खर्च करते हैं। इतनी मेहनत से हम पैसा कमाते थे और इतना सोच सोच के खर्च करते थे कि चीज़ें खर्च होती थी तो दिल दुखता था। इधर परवाह ही नहीं है किसी को, दोनों हाथों से उड़ाई जा रहे हैं। ये भी नहीं कि कुछ बंदा जोड़ता है बुढ़ापे के लिए।
मैंने कहा आंटी बस इस मुल्क की हवा ही ऐसी है, लोग एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं एंड दे लिव इन द मोमेंट। तो सफ़िया आंटी कहती हैं जो भी है मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मेरा तो दिल कुड़ता है इस तरह से चीज़ों को ज़ाया होते देखती हूँ तो चंदा जब मेरे पास बैठी तो मैंने उसको बोला तुमने खुद क्यों नहीं धोए? तो चंदा कहती है मेरे नेल्स ख़राब हो जाते हैं। तो नेल्स देखे तो इतने बड़े बड़े उसके नाखून, नेल पॉलिश लगी हुई, कितनी बातें तो मुंह में ही रह जाती हैं। मैं सोचती रहती हूँ और बोला नहीं जाता क्योंकि बंदा डरता है ना। अब भला इतने लंबे नाखूनों के ऊपर भला नेल पॉलिश लगी हुई, अब भला नेल पॉलिश के ऊपर कौन सा वजू होता है? बल्कि मैं भी क्या कह रही हूँ, वजू ही करना नहीं आता होना। और वजू तो दूर की बात है, कभी मैंने नमाज ही नहीं पढ़ते देखी। तो मैंने कहा आंटी फिर आपका कैसे वक्त गुजरता है? कहती है बस खामोश रहो, अपने काम से काम रखो तो वक्त गुजर जाता है, बोलो तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता। बस खामोश बैठ के देखती रहती हूँ और दिल में तौबा इस्तगफार करती रहती हूँ, दुआ करती हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन बहुत आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एक फ़िक्र होती थी हमें जब बच्चे छोटे होते थे, इनकी तरबियत करनी है, इनको तमीज़ सिखानी है, इनको तहज़ीब सिखानी है, इनकी गुफ्तगू शाइस्ता होनी चाहिए, इनके इखलाक अच्छे होने चाहिए। इधर माँ बाप को पैसा कमाने से ही नहीं फुर्सत, बस अपने शौक़ पूरे करने हैं, पैसा कमाना है, बस यही ज़िंदगी है। मैंने कहा आंटी एक तो आप ज़्यादा महसूस इस वजह से कर रही हैं क्योंकि आपने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दौर देखा है और अब का दौर बहुत क़यामत की चाल चल गया हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन चीज़ों का आपको पता है ना कि इस फैमिली में कमी है, वो इन माँ बाप को एहसास तब होगा जब वक्त हाथ से गुजर जाएगा और इनको समझ आएगी कि हमने बहुत ज़बरदस्त घर बना लिया है, खूब खाया पिया, घूमे फिरे, मज़े की ज़िंदगी गुजारी, अमीरी का मज़ा लिया और एक हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल गुजार लिए। लेकिन औलाद इनकी बहुत मुश्किल है कि फर्मा बरदार निकले। बल्कि औलाद की फर्माबरदारी की भी क्या बात करनी, माँ बाप को पहले से ही अंदाज़ा होता है कि ये अपने बच्चों को बड़ों का अदब उस तरह नहीं सिखा पाए कि वो उनकी राय को ज़्यादा मोतबर समझें या हिकमतमंदाना समझें। ऐसे बिल्कुल अपने आप को दुनिया के लिए वक्फ कर देने वाले और दुनिया के मालो दौलत के पीछे भागते रहने वाले माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उनको खूब अंदाज़ा होता है कि इनके बच्चों ने कोई बात इनकी नहीं मानी, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते उनसे, ना मशवरा देते हैं ज़्यादा, ना एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चे अपनी राहें खुद ही तराशते हैं, अपनी मर्ज़ी खुद ही करते हैं। और दीन के लिहाज से अगर बात की जाए तो सच्ची बात है कि माँ बाप जब तक मेहनत नहीं करते तो नाम के तो मुसलमान होते हैं बच्चे, लेकिन उससे आगे कोई मामला नहीं होता। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ इतनी वीक होती जाती है कि वो फिर बिल्कुल ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। तो सफ़िया आंटी कहती हैं कि यही मुझे फ़िक्र लगी रहती है कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे चल निकला है और मैं इसको कैसे अक्ल मत दूँ। तो नाज़रीन, सफ़िया आंटी का ये जो रिव्यू आपने इस वीडियो में सुना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखा था, तो आज इस पार्ट के साथ ये जो मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन अब तक हुई थी वो कंप्लीट होती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सफ़िया आंटी की जो ऑब्जर्वेशन है कनाडा के लाइफ़स्टाइल के बारे में, वो गलत है या दुरुस्त है? अगर वो ये समझती हैं कि उनकी फैमिली को आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे को ज़्यादा वक्त देना चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए, दुनिया की बिजनेसेस से आज़ाद अपने आप को करके, फ़ोन्स को साइड पे रख के फैमिली टाइम इकट्ठे गुजारना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग मजबूत हो और इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा हेल्दी हो, तो क्या इज शी आस्किंग फॉर टू मच और इज इट समथिंग जो इनका बेटा बहू और इनका पोता पोती, इफ दे मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू वर्क टुवर्ड इट, ये एक ऐसा गोल है जो वो अचीव कर सकते हैं या उनको करना चाहिए? और आपके ख्याल में जो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि बजाय पोती और पोते को कराटे की क्लासेस में भेजने के या पियानो की क्लासेस में भेजने के, उनको कायदा सिखाया जाए, उनको सिपार पढ़ाया जाए, उनको कुरान पढ़ना सिखाया जाए, उनको नमाज पढ़नी सिखाई जाए, तो इस उम्र में जो उनके बढ़ती उम्र के साल हैं, जो एडोलेसेंस है, इनकी अहमियत से कोई भी मुसलमान इनकारी नहीं हो सकता। लेकिन आपके ख्याल में शुडंट
उनका जो बेटा और बेटी है उनके लिए ये प्रेफरेंस होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द पियानो एंड कराटे क्लासेस। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपने गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसे तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।